नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्में तो आपने जरूर देखी होंगी। इन साइंस फिक्शन फिल्मों में एक बड़ी यूनिक बात होती है, और यूनिक बात ये होती है कि कोई एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को कुछ लोग हथियाने के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग उस फॉर्मूले को बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। और वो फॉर्मूला भी बड़ा अजीबोगरीब सा होता है। किसी में आदमी गायब हो जाता है, किसी में कोई दूसरा फॉर्मूला होता है, कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं होता। इस तरह की तमाम फिल्में जो हैं वो आपने देखी होंगी। खासकर 60 और 70 के दशक में ऐसी फिल्में बहुत बनती थी। इधर भारतीय राजनीति में भी एक फॉर्मूले की तलाश 8 साल से हो रही है। 8 साल से एक फॉर्मूले की तलाश हो रही है, और वो फॉर्मूला क्या है? विपक्षी एकता का फॉर्मूला। कि कैसे नरेंद्र मोदी को हराया जाए और कैसे विपक्षी एकता का एक सूत्र बनाया जाए, एक साथ विपक्ष को लाया जाए। उस फॉर्मूले की तलाश 8 साल से चल रही है। 8 साल में इस विपक्षी एकता के गुब्बारे में हवा भरी जाती है, फिर एक दिन फूट जाता है, फिर इसमें भरी जाती है, फिर एक दिन फूस हो जाता है। 8 साल से ये सब चल रहा है। अब 8 साल के बाद एक बार फिर इस फॉर्मूले की तलाश में बिहार से निकले हैं दिल्ली की तरफ नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार बिहार से निकले हैं दिल्ली की तरफ विपक्षी एकता का फॉर्मूला तलाशने। तो दो टूक में आज हम सवाल उठाएंगे, अब की बार फॉर्मूला तैयार। हालांकि ये सवाल कई बार उठाया हमने, कई बार हम इस फॉर्मूले पर चर्चा कर चुके हैं, और थोड़े दिन बाद लगता है कि वो चर्चा जो है वो बेकार ही गई, क्योंकि कुछ था नहीं। खाया पिया, कहते हैं कि एक फॉर्मूला है, एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 4 आना। तो कई बार ऐसे ही लगता है कि विपक्षी एकता की बात करके, चर्चा करके, हम लोग इस पर चर्चा बहुत करते हैं, कई बार गंभीरता से करते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं, टाएं टाएं फिस होता है मामला। लेकिन क्या अब की बार फॉर्मूला तैयार? क्योंकि नीतीश कुमार तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं शरद पवार को, वो कह रहे हैं लालू यादव, वो कह रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं केजरीवाल, वो कह रहे हैं सीपीएम, सीपीआई, सबको एक साथ ले आएंगे ताकि नरेंद्र मोदी को 2024 में हराया जाए। तो अब की बार फॉर्मूला तैयार, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। पहले 2014 में नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आने से रोकने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें महज 2 लोकसभा सीटों पर समेट दिया था, और इस हार के बाद नीतीश कुमार ने खुद को बिहार तक समेट लिया। लेकिन अब 8 साल के बाद नरेंद्र मोदी को हराने की नीतीश कुमार की अधूरी अभिलाषाओं ने फिर से जोर मारना शुरू किया है, और अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नीतीश पटना से निकलकर दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और विपक्षी एकता का वो फॉर्मूला तलाश रहे हैं जो बीते 8 साल से किसी के हाथ नहीं लगा। नीतीश लालू यादव से पहले ही हाथ मिला चुके हैं, और अब दिल्ली में राहुल गांधी से मिले, मुलायम अखिलेश से मिले, वामपंथी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और विपक्षी एकता के फुस गुब्बारे में फिर से हवा भरने के लिए जोर लगा रहे हैं। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। बिहार में हम लोग 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहां संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं, तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है। ये और बात है कि इधर नीतीश दिल्ली में विपक्षी एकता का फॉर्मूला तलाश रहे हैं, तो उधर उनकी पुलिस नीतीश कैबिनेट के ही एक मंत्री की तलाश में लगी है। मंत्री जी फरार हैं, और मौके का फायदा उठाकर भाजपा ने नीतीश पर राजनीतिक पर्यटन करने का आरोप लगाया है। देखिए, बिहार बाढ़ में डूब रहा है और मुख्यमंत्री पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। ये इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह सकते हैं, राजनीतिक पर्यटन पर।
इसके पहले केसीआर भी 6 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, ममता बनर्जी भी दिल्ली कई बार कर कैंप कर चुकी हैं, अब नीतीश जी भी आए हैं। तो चुनाव का मौसम है, चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, तो ये सारे दल जो हैं वो पॉलिटिकल पर्यटन पर, टूरिज्म पर निकले हैं। लेकिन देखिए इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, और ये 90 के दशक की मानसिकता वाली ये नेता है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिशें पहले भी कई बार हो चुकी हैं। 2024 के लिए आज जो नीतीश कर रहे हैं, 2019 के चुनावों में वही काम चंद्रबाबू नायडू ने किया था, पर नाकामयाब रहे। विपक्षी एकता की बात बीते 8 सालों में 80 बार हुई है। सारा विपक्ष इस बात पर तो एकजुट हो जाता है कि मोदी को हराना है, पर मोदी के मुकाबले कौन, इस पर पूरा विपक्ष है मौन। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कहने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन बनना हर कोई चाहता है, और इसीलिए विपक्षी एकता का गुब्बारा हर बार फूलता तो है, लेकिन चेहरे की बात आती है तो गुब्बारा फट जाता है। विपक्षी एकता का गुब्बारा हर बार फूलता तो है, लेकिन उसके बाद फट जाता है। इस बार भी नीतीश कुमार जोर लगा रहे हैं, इस गुब्बारे को फुला रहे हैं, लेकिन क्या गुब्बारा उड़ पाएगा? इन सब पर चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई बार और बार बार नाकामयाब हुई हैं विपक्षी एकता की कोशिशें। क्या अब की बार विपक्षी एकता का फॉर्मूला है तैयार? ये मेरा आज का सवाल है। कई बार और बार बार नाकामयाब हुई हैं विपक्षी एकता की कोशिशें। क्या अब की बार विपक्षी एकता का फॉर्मूला है तैयार? ये मेरा सवाल है, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज 5 लोग जुड़ेंगे। आइए पांचों का परिचय करवा दूं। अभी फिलहाल मेरे साथ 4 लोग जुड़े हैं, 5वें मेहमान जल्द जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं मणिशंकर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मणिशंकर जी। मेरे साथ जुड़े हैं संजय वर्मा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं संजय वर्मा जी। मेरे साथ स्वयं पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं स्वयं पुरोहित जी। और मेरे साथ जल्द ही शिवम त्यागी जुड़ेंगे। लेकिन मैं इस मेरी चर्चा में अलग अलग पार्टियों के विपक्ष की तरफ से 3 बड़ी पार्टियों के नेता हैं, और हम 1 घंटे डिबेट करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि क्या एक चेहरा या एक लीडर जिसके नेतृत्व में विपक्ष चलना चाहता है, या विपक्ष जिसको देख रहा है कि वो दरअसल विपक्ष का एक नेता हो सकता है, उस नाम को हम 1 घंटे में तलाशने की कोशिश भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं संजय वर्मा जी आपसे शुरुआत करता हूं। संजय वर्मा जी, नीतीश जी निकले हैं, विपक्ष को एक साथ लाना है, तो क्या फॉर्मूला क्या है? कोई फॉर्मूला तैयार है? राजनीति, भारत की राजनीति फॉर्मूला तैयार करके नहीं होता है। भारत की राजनीति जो व्यवस्था बना हुआ है, अभी भारत के तमाम लोगों ने बड़ी आकांक्षा से नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुना था, और 8-9 साल में जो स्थिति बन गई देश की, तो जनता मजबूर कर रही है इस तरह के लोगों को सामने लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई नीतीश कुमार जी, नहीं, जनता संजय जी, जनता, संजय जी, जनता, एक मिनट संजय जी, जनता, ओके संजय जी, सुनिए सर, संजय जी, 1 मिनट सुनिए मेरी बात, 1 मिनट। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सारे धुरंधर नेता हैं, ठीक है ना, और बातें करने में, बातें सुनिए तो सर, संजय जी, मैं कह रहा हूं ना, आप सब धुरंधर नेता हैं। अभी मैं आपसे कहूँ सर, सुनिए, अरे संजय जी सुनिए तो सही मेरी बात। मैं आपसे, देखिए ये मामला, विषय गंभीर है, इसीलिए मैं गंभीरता से इस चर्चा को करूंगा, ठीक है ना। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आप लोग बड़े धुरंधर हैं। आप लोग को अभी अगर मैं कह दूंगा तो आप लोग नरेंद्र मोदी से जनता कैसे त्रस्त है उस पर आप 1 घंटा बोल सकते हैं, हर गेस्ट 1 घंटा बोल सकता है। और अगर जेडीयू अभी, अगर 5 मिनट बाद खबर आ जाए जेडीयू एनडीए में आ जाए, तो आप 1 घंटा इस बात पे बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए क्या शानदार काम किया है, क्योंकि आप सब लोग नेता बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं सिर्फ स्पेसिफिक सवाल, आपने कहा, आपने कहा जनता त्रस्त है और जनता ने मजबूर किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जनता ने
कान में आकर तो नहीं कहा होगा नीतीश जी के कि जनता कान में आई और नीतीश जी के कान में बोला कि उठिए प्रभु उठिए और मोदी जी त्रस्त है, चलिए आपको हमारा नेतृत्व करना है, आप सबको एकजुट कीजिए। तो ये जनता का फैसला आपको कैसे पता चला? मैं सिर्फ एक पैमाना पूछ रहा हूं। पैमाना तो साफ साफ दिख रहा है। वहां क्या देश के सारी संपत्तियां बेची जा रही है, गरीब बेरोजगारी का हालात आपको दिखाई दे रहा है। फिर सर आप भाषण देने लगे सर, सीमा पर है। फिर आप भाषण देने लगे। मैं जनता का पैमाना पूछ रहा हूं सर। कोई चुनाव, जनता का पैमाना क्या होता है? कोई चुनाव हुआ होगा, कोई अगर देश में कोई ऐसा चुनाव हुआ हुआ या देश में कोई ऐसा आंदोलन हुआ होगा, फिर आप सर लफाजी करने लगे। माफ कीजिएगा सर, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं बड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा हूं सर। जैसे मैं कह रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि देखिए हमने रामलीला मैदान में रैली की थी, उसमें जो भीड़ जुटी वो हमारा पैमाना है कि देखिए लोग बिल्कुल त्रस्त हैं और देखिए जनता कैसे टूट के पड़ी। वो ऐसी बातें कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं नीतीश जी को ऐसा कौन सा ख्वाब आया कि वो अचानक से उनको लगा कि ख्वाब की बात नहीं है, ख्वाब की बात नहीं है। राजनीति केवल पॉलिटिकल पार्टी रैली करके ही नहीं करती है। राजनीति तो जनता आवाम को, भारत का आवाम का स्थिति क्या है उसको देख लीजिए। आप पढ़ सकते हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है, आप भी पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप खूब समझते हैं कि देश के हालात क्या है और मजबूर कर रहा है देश की परिस्थिति। सर मैंने 2-3 खबरें पढ़ी थी पिछले दिनों। एक खबर ये पड़ी, भारत ने INS विक्रमादित्य बनाया, दुनिया के 5 देशों में शामिल हो गया। मैंने एक खबर पढ़ी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक बड़े जो है दुनिया के जो है एक बड़ी, उसके CEO कहते हैं कि भारत की दशक नहीं है, भारत की सदी है। एक बड़े आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत कभी मंदी में जा ही नहीं सकता। मैंने तो वो सब भी खबरें पढ़ता हूं। GDP अरे आप वो भी खबरें पढ़ती होंगी कि देश की जनता किस तरह से लाचार और बेबस है, किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, ये भी खबर पढ़ते होइएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी खबर पढ़ता हूँ, महंगाई बढ़ी हुई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम सबसे बड़ी बात है वो, जब हमको दो वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, जनता को रोटी नहीं मिलेगी, 2 वक्त की ऊंची कामों पर रोटी मिल रही है। ओके ठीक है मैं आप कह रहे हैं जनता को 2 वक्त की रोटी, ठीक है सर, आप राजनीति करते हैं। ओके, आप कह रहे हैं जनता को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ठीक है, ये आपका आकलन होगा और हो सकता है बिहार में ऐसी स्थिति और देश में भी कई जगह हो सकती है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति हो सकती है। सुनिए सर, मैं ओके मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आपके तर्क से आगे बढ़ रहा हूं सर। एक तो जनता को रोटी नहीं मिल रही है, मैं सिर्फ एक इससे पहले आगे बढ़ूं, सिर्फ छोटी सी बात पूछ लेता हूं, वो कार्तिकेय जी मिल गए क्या, जो फरार मंत्री हैं बिहार के, वो पुलिस को मिल गए क्या? उसके लिए मैं नहीं बैठा हूं। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं जानकारी के लिए। आपने कहा जनता को रोटी नहीं मिल रही, तो मैं पूछ रहा हूं कि बिहार की जनता को कार्तिकेय सिंह मिले कि नहीं, क्योंकि वो फरार चल रहे हैं मंत्री। कार्तिकेय फरार चल रहे हैं तो कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा ठीक है। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कांग्रेस और TMC की तरफ। आपके हिसाब से विपक्ष का चेहरा कौन होगा और कौन होना चाहिए? आपको लगता है राहुल जी परफेक्ट है, या आपको लगता है के चंद्रशेखर राव से अभी नीतीश जी मिले थे, आपको लगता है के चंद्रशेखर राव परफेक्ट चेहरा है, या आपको लगता है ममता दीदी या अभी केजरीवाल जी से मिले, आपको लगता है केजरीवाल विपक्ष का चेहरा होंगे जिसके पीछे सारी पार्टियां आ जाएंगी? देखिए आप बेवजह उलझाने की बात अरे सर मैं सवाल पूछ रहा हूं सर। सीधी अब जनता जब त्रस्त हो जाएगी तो जनता ये पूछेगी, सुनिए सर संजय जी, जनता जब त्रस्त हो जाएगी ना तो जनता पूछेगी हमारा तारणहार कौन है, ऐसा कौन नेता है जो हमें इस स्थिति से निकालेगा, वो नेता पूछेगी। आप नेता किसको बनाएंगे? तमाम विपक्ष के लोग मिलकर तारणहार का इंतजाम कर लेंगे। अरे सर एक चेहरा बताइए ना, समय पर सब हो जाएगा, एक चेहरा बताइए, समय पर सब हो जाएगा। भारतीय राजनीति में सभी चेहरे उसी बराबर के हैं। मतलब आप भी हैं दौड़ में, आप भी दौड़ में हैं प्रधानमंत्री पद की, आप कह रहे हैं सब लोग हैं, आप भी दौड़ में हैं। भारतीय राजनीति में जो भी बढ़ता है, क्या आपको प्रधानमंत्री का कुर्सी मिलेगा तो अच्छा बुरा लगेगा क्या? नहीं मैं तो हुई नहीं दौड़ में, छोड़ दीजिए सर, मैं नहीं हूं दौड़ में। ना आप दौड़ में हैं तो आप बताइए ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं मैं दौड़ में नहीं हूं और आप कह रहे हैं कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि दौड़ में कोई नहीं है। सीधी बात है कि पूरे भारत के विपक्ष को एक करने की गुंजाइश की जा रही है, किस तरह से एक हो। ओके ठीक है, चलिए ठीक है। शिवम प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता वो फॉर्मूला है जिससे बीजेपी को हराया जा सकता है? पर सवाल यह है कि देश में हम सब जानते हैं, अगर पश्चिम बंगाल में
टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई होती है तो उसमें टीएमसी के पक्ष में सबसे बड़ी जो बात होती है पश्चिम बंगाल में वो ये होती है कि टीएमसी के पास ममता दीदी जैसा चेहरा है, बीजेपी के पास उसके टक्कर में कोई चेहरा नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ विपक्षी एकता की बात करने से विपक्ष मजबूत हो जाएगा या आपको लगता है एक चेहरे की भी जरूरत है? नहीं, देखिए, चेहरे की जरूरत की बात ऐसी है लोकतंत्र के अंदर में कि ये तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है। लोकतंत्र हमारा क्या होता है, चुने हुए पार्लियामेंट के अंदर में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। अभी जो देश की स्थिति है, इस स्थिति में हम ऐसा मतलब हाँ, पूरे देश की जो जनता है, जैसा कि अभी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरह की स्थिति अभी देश के अंदर में ना, बहुत भयावह स्थिति है। जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। आपको ये समझना होगा कि देश के अंदर में आज देश के जो प्रधानमंत्री है वो कितनी छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर में झूठ बोला जा रहा है। तानाशाही की सरकार है, अहंकार की सरकार है। इसको हटाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब हो गया भारत की जनता। भारत की जनता तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाना है। प्लीज सर, विपक्ष देखिए, जनता का नाम लेके सारी अपनी बंदूकें मत चलाइए सर। जनता नहीं, सुनिए, वो भी जनता के, जनता ने उनके कान में आके, आप भी जनता, ये आप लोग जनता के प्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। तमाम विपक्षी पार्टियां चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, वो जनता की प्रतिनिधि होती है, लेकिन हर चीज जनता का कह दे कि जनता ये, जनता वो मैंने आपसे सीधा, तो ठीक है, आपकी बात में, आपकी बात से शिवम प्रकाश जी आपकी सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हो गया। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हो गया, देश की स्थिति खराब है, सब ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हो गया, आप जो कह रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक बिना चेहरे के, आपको लगता, आप कह रहे हैं कि बिना चेहरे के विपक्ष जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिना चेहरे के जाएगा कि नहीं जाएगा ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है 2024 में चुनाव है, उसके पहले जरूर कुछ ना कुछ अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। ये आपसी मंथन होने के बाद में कुछ लोग विष पिएंगे, कुछ किसी क्या ममता दीदी इस दौड़ में है? प्रधानमंत्री के, क्या ममता दीदी इस दौड़ में है? ममता दीदी, देश का नेतृत्व की क्षमता ममता बनर्जी में सबसे ज्यादा है, देश की कोई भी पार्टी हो। बस सबसे ज्यादा क्षमता ममता बनर्जी में है। शुक्रिया। इसमें कोई एक अणु मात्र भी आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर टक्कर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सबसे मजबूती से लड़ने वाली पार्टी है। सर, अब लग रहा है आप टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में आए हैं, अब लग रहा है आप टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में। टीएमसी नहीं, टीएमसी के मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मणिशंकर जी, आ रहा हूं। मगर आप देखिए, मुद्दा क्या है ना, नहीं, मुद्दा क्या है ना, देखिए मुद्दा क्या है, अभी देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि विपक्ष की एकजुटता हो। इसलिए वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, देखिए इनके जो भारतीय जनता सर, वो आपका आरोप हो सकता है और वो हो सकता है सही भी हो, मैं उसको, लेकिन मैं एक बात बोलूं शिवम प्रकाश जी, एक छोटी सी बात बोलूं, एक छोटी सी बात बोल दूं तो फिर आप अपनी बात करिए। जो आप कह रहे हैं ना, अब मैं बोलता हूं कि देश की जनता क्या सोचती है। देश की जनता का नाम उन्होंने भी लिया, जेडीयू की तरफ से भी आपने लिया। देश की जनता को लगता है कि विपक्ष खुद नहीं चाहता एकता हो, क्योंकि विपक्ष में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है, ये देश की जनता सोचती है। अगर आप मेरी बात से अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो आप एक सर्वे करा लीजिएगा पूरे देश में, बताइए, आप बोलिए। ठीक है, मैं आप जो बोल रहे हैं, चलिए मैं बात मान लेता हूं कि चलिए 10 कैंडिडेट हो सकते हैं, ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। इसे अच्छी बात मानना चाहिए कि चूज अमंग द बेस्ट रहनो, जो 10 बेस्ट है उसमें से हम एक को चुनेंगे। हम किसी को थोपेंगे नहीं ला करके कि हम इसको ही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये थोपने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो 10 बेस्ट है उसमें से हर पार्टी के बेस्ट आएंगे, उन बेस्ट के अंदर में बैठ के मंथन होगा, उसमें जो सबसे बेस्ट है उसका चयन होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट, उसमें से सबसे बेस्ट आएगा, ओके, उसमें से ठीक सर, ठीक। तो सवाल यह है कि 10 लोग आएंगे, उसमें से जो 10 हर पार्टी के 10ष बेस्ट लोग होंगे, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चुना जाएगा। ये ठीक है, डेमोक्रेटिक उसका कारण एक मिनट में मेरी बात खत्म करने दीजिए। देखिए, इसके पहले एनडीए सरकार थी, उनके साथी नहीं थे, अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू भी उनके साथ रहे हैं। आज ये सब साथ में मिलकर के अगर सरकार में रहे, उसके बाद में आप उनके साथी छोड़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। आज ये जनता के प्रतिनिधि है, आज चाहे वो जेडीयू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, वो जनता के प्रतिनिधि है। वो बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी में वहां कुछ ठीक नहीं है, वहां कुछ ठीक नहीं है। गडकरी जी जैसे उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको हटा दिया जा रहा है। आप सोचिए। ओके सर, ठीक है, ओके। अब मैं मणिशंकर जी के, आपने ओके, आपने अभी
अकाली दल की बात की ना, ठीक है, अकाली दल जनता के प्रतिनिधि है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी पंजाब चुनाव में अकाली दल कितने जनता के प्रतिनिधि रह गए वो देश ने देखा। अकालियों का जनता ने क्या हाल किया वो भी नहीं। ये आपने एक बात रखी, मुझे भी फैक्ट रखने दीजिए, मैं भी एक फैक्ट रख रहा हूं। इस फैक्ट को आप गलत नहीं कह सकते, इस फैक्ट को आप चुनौती नहीं दे सकते। ये फैक्ट है कि अकालियों का एनडीए से बाहर जाने पर क्या हश्र, क्या अंजाम हुआ, वो अभी पंजाब की जनता ने दिखाया। बीजेपी भी बहुत खराब रही, बीजेपी की स्थिति भी, बीजेपी भी वहां बिल्कुल धराशायी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पर अगर कोई निकल के आए तो आम आदमी पार्टी निकल के रहे, ये फैक्ट है, इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए मणिशंकर जी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ओके सर, मणिशंकर जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो कह रहे हैं कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट आएंगे। ममता दीदी सबसे, उनमें उनको लगता है कि ममता दीदी सबसे ज्यादा नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है। नहीं, ठीक है, ये उनके अपने विचार हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनके अपने विचार हैं। लेकिन इससे पहले आपने कुछ प्रश्न पूछा था वर्मा जी से भी, तो ये था कि आपने यह पूछा कि कैसे आप लोग यह समझ रहे हैं कि विपक्षी एकता हो, या क्या आधार क्या है आप लोगों का। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर आधार, नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर मणिशंकर जी, मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जनता ने कहा कि तब मैंने पूछा जनता का आपको आकलन कहां से हुआ कि जनता ने कान में आके बोला, ये बोला। हाँ बोलिए आप। जी जी, वो मैं बता रहा हूँ, आपने कुछ हद तक बता भी दिया था। और इसी पिछले रविवार को जो महंगाई और बेरोजगारी पर ही रैली हुई रामलीला मैदान में, आप हैरान होंगे ये जानकर कि उसमें जो हजारों हजार, 50,000, 60,000 लोग आए, उसमें ठीक है 50% कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, लेकिन 50% आम लोग भी आए। इतने त्राहिमाम के स्थिति में हैं अभी लोग, परेशान हैं। खासकर अब देखिए, जब से आम लोगों को, गरीबों को यह पता चला कि आटा पर, दूध पर, है ना, और इस सब पर जीएसटी लग गया, रोज दो दिनचर्या में लोग यूज करते हैं जिन खाद्य पदार्थ को, तो लोग बड़ा तबाह हो चुके हैं। और महंगाई भी, बेरोजगारी भी। आपका बीजेपी का ये जो है चलन ही बदल गया, और जो ये कह के आए थे वो सारी बातें तो रह गई पीछे। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, आज 8 वर्ष में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो। सर तीनों पार्टियों की तरफ से घूम फिर कर एक ही बात कही गई। आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं। मैं आज विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं विपक्ष की एकता का फॉर्मूला क्या है। क्या विपक्षी एकता का फॉर्मूला क्या है। तीनों पार्टियां घूम फिर कर एक ही बात कर रही है, देश तबाह हो गया, देश बर्बाद हो गया, देश तबाह हो गया। सर देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया कहने से विपक्षी एकता नहीं हो जाएगी। आप देश को, आप डेमोक्रेसी में है तो देश को यह भी बता दीजिए ना कि भाई विपक्षी एकता का फॉर्मूला क्या है। मैं तो 3 आज विपक्षी पार्टियां हैं, मैं अभी सत्ता पक्ष के पास गया नहीं डिबेट में, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं विपक्षी एकता के पास, विपक्षी एकता का इस बार क्या फॉर्मूला है जो पहले नहीं था और इस बार आ गया तो विपक्ष एकजुट हो जाएगा। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि विपक्ष के पास क्या कोई चेहरा है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में आएगा। आप तीनों एक ही टेप बजा रहे हैं सर, एक ही टेप बजा रहे हैं। अगर नई बात करेंगे तो मुझे लगता है जनता को कुछ नया पता चलेगा। बात पूरी करने दीजिए तो बताते हैं सर। मैं तो कह रहा हूं सर, आप बात पूरी कीजिए। आधा घंटा हो गया लेकिन घूम फिर के एक ही टेप बज रहा है। मैं आपसे एक सवाल बड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, बोलिए। जो सत्ता पक्ष के मेरे भाई आरपी भाई बैठे हैं, आरपी सिंह जी, हम वो सब छात्र राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से किए हैं। उस समय एक वसूल होता था, एक सिद्धांत होता था, राजनीति का एक संस्कार होता था। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब विपक्षी एकता, आज आम जनता हम लोगों को यह बता रही है कि आप एक हो। क्यों? मैं झारखंड से हूं, 4 उपचुनाव हुए हैं 2019 से, आप केंद्र में काबिज हैं। हर जगह आप एक कैंडिडेट मिलकर लड़े, एक ही बीजेपी लड़ी और हमारी एक डायरेक्ट फाइट हुई। चारों के चारों उपचुनाव में हम जीते। वेस्ट बंगाल में जितने उपचुनाव हुए सब में टीएमसी जीती। बिहार में जितने चुनाव हुए हमको लगता है 1 आध सीट को छोड़ करके सब में जो है वो जदयू, राजद ये सब अब तो साथ हैं, कांग्रेस भी जीती। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अब महंगाई को आप नकार नहीं सकते हैं, और ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो यह महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कोई खबर नहीं है या महंगाई या बेरोजगारी के बारे में, लेकिन ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो इन मुद्दों को एक बार भी
लोगों को Okay. एड्रेस नहीं करते, मन की बात नहीं सुनाते। और 8 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके हुए हैं। ओके, हम कहते आप कह रहे हैं ओके, नहीं, ठीक है, ठीक नहीं, है, नहीं, एक मिनट, ओके 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 सर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस प्रोग्राम में आधा घंटा निकाल चुका हूं और आधे घंटे में मैं विपक्ष को सुन रहा हूं और विपक्ष से यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि विपक्षी एकता का फॉर्मूला क्या है, लेकिन फॉर्मूला किसी ने नहीं बताया। और जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी यही होता है कि फॉर्मूला पता नहीं चलता क्या होता है और फॉर्मूले की बात होती है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, बार बार जनता की बात कही जा रही है। आपने आंकड़े दिए, ठीक है, आपने झारखंड के आंकड़े दिए, बिहार के आंकड़े दिए, बिहार के जो आंकड़े दिए वो आपके सही नहीं है, क्योंकि जेडीयू जब बिहार में अकेले लड़ी थी, बीजेपी से अलग लोग होकर लड़ी थी, यही नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी को हराने के लिए निकले थे तब बिहार में 2 लोकसभा सीटों पर सिमट गए थे। एक आंकड़ा ये भी है। और आपको मैं एक देश का आंकड़ा दूंगा, आपने झारखंड और उसका आंकड़ा दिया, वो मैं ब्रेक के बाद आपको एक देश का आंकड़ा दूंगा और बताऊंगा कि विपक्ष कहां खड़ा है इस वक्त देश में, वो आंकड़ा भी बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले आरपी सिंह जी, क्योंकि घूम फिर के बात यही आ रही है कि भाई महंगाई बहुत है, देश बर्बाद हो गया, देश तबाह हो गया, इसलिए देश की जनता चाहती है कि विपक्ष एकजुट हो जाए और इसलिए नीतीश बाबू निकले हैं कि देश को एकजुट करना है। ये कुल मिलाकर जो है सारा है कि आपने देश बर्बाद कर दिया। चलिए, अभी नीतीश जी निकले हैं, थोड़े दिन पहले केसीआर साहब निकले थे, उससे थोड़े दिन पहले ममता जी निकली थी, उससे थोड़े दिन पहले केजरीवाल साहब निकले थे। ये लगातार कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बात है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष एकजुट भी होना चाहिए, परंतु अब उनके सबके अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र हैं जहाँ से वो बाहर निकलते नहीं। मेरे यहाँ 2 कांग्रेस के मित्र बैठे हैं यहाँ पर, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, टीएमसी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपने खुद का एक पहली बार जो असेंबली इलेक्शन लड़ी थी हार गई थी, दोबारा उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा था, ये भी ध्यान रखना चाहिए नंदीग्राम से। और दूसरी बात ये भी कि कांग्रेस के मित्रों की आप बंगाल के अंदर बिल्कुल शून्य आपकी सीटें आई थी, आप बंगाल के अंदर सोफड़ा साफ, आपको लेफ्ट का सोफड़ा साफ हो गया। आज अगर वहाँ पर कोई दल ममता बनर्जी के सामने खड़ा है तो वो भाजपा का दल खड़ा है, आप में से कोई वहाँ खड़े भी नहीं है। तीसरी बात, महंगाई की बात आ रही, मैं लगता है अगर आप आधा मिनट दें तो मैं थोड़े आंकड़े दे दूं जरा जी, क्योंकि बार बार महंगाई पे बात आई, इसलिए ये जवाब तो आप जरूर दें। मैं चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि महंगाई से जनता त्रस्त है, इसलिए नीतीश कुमार निकले हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल करना चाहिए। नीतीश जी को ये महंगाई आज से 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले नहीं नजर आ रही थी, अब यकायक आने लगे, क्योंकि लालसा जाग पड़ी कि मैं देश का प्रधानमंत्री हो सकता हूँ। वो अभी नाना करते रहेंगे, बाद में हाँ करना शुरू करेंगे, नहीं मुझे ही बनना है देश का प्रधानमंत्री। केजरीवाल साहब से मिल लिए, राहुल गांधी से मिल लिए, बाकी लोगों से भी मिल लेंगे आजकल में, और सबको कह रहे होंगे कि कुछ ना कुछ अंदर जो चर्चा हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रही। बताएं आप, हाँ, महंगाई पर मेरे पास एक डेटा है 2004 2004 और 14 के बीच का और 2014 और 22 के बीच का, अलग अलग वस्तुओं का डेटा देना। जितनी महंगाई प्याज के ऊपर 177% महंगाई मतलब उसमें वृद्धि हुई थी उस 10 साल में, अभी 8 साल में 39% हुई है। चावल पे 121% हुई थी, इन दिनों में 33% हुई है। पेट्रोल पे 112%, इन दिनों में 35%, डीजल पे 161%, इन दिनों में 58%, एलपीजी पे 284%, इन दिनों 33%, आटे पे 102%, इन दिनों में 52%, दूध पर 116%, इन दिनों में 46%, अरहर की दाल पर 117%, इन दिनों में 52%, सरसों के तेल पर 84%, इन दिनों में 80%, आलू पे 211%, इन दिनों में 32%। मैंने इसलिए ये डेटा इसलिए दिया कि ये ध्यान में रहे, और ये मेरा डेटा नहीं, ये सरकार का डेटा है। आरपी सिंह जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं सिर्फ एक बात कह दूं, फिर आप अपनी बात। आपकी बात से मैं पूर्णतः, आप जो डेटा दे रहे हैं कहीं गलत नहीं है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि महंगाई थी यूपीए शासनकाल में, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करके आए थे, लेकिन वो महंगाई कम नहीं हुई, लगातार बढ़ती गई। एक साल तो 13% महंगाई दर 13% थी, लेकिन इसलिए तो जनता ने इनको फिर सजा दे दी ना। तो सवाल ये है कि फिर अगर आपको उत्तर दे, मैं मेरी बात आपने बीच में रोक दी। ये तब है जबकि कोरोना काल था, और कोरोना काल के कारण से देश की आर्थिक स्थिति में दिक्कत में आई, सबको जानकारी में। उसके बावजूद अभी जीडीपी ग्रोथ 13.5% के लगभग आई है, 13.2% आई है। दिखता है कि किस प्रकार मामला है, और उसके बावजूद है जबकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, उसके कारण से पूरा जो सिस्टम है पूरे दुनिया का जो व्यापार का काम है वो सबका सब रुका है, सबको जानकारी है। परंतु उसके बावजूद भी आज दुनिया के हर एजेंसी ये कह रही कि भारत सबसे बढ़िया इकॉनमी है, सबसे सेफ इकॉनमी है और सबसे अच्छी इकॉनमी है। और जब दुनिया इस पर आप विश्वास करती है और आपके फिगर्स भी वैसे ही आ रहे हैं,
तो सुनिश्चित है वो बेरोजगारी भी दूर करेगी, वो महंगाई दर भी ठीक करेगी, वो और देश में अगर किसी को सब मतलब लोगों को किसी पे विश्वास है तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार चुनाव के अंदर भी ये दिखता है, जो चुनाव होते हैं लगभग सब चुनाव हम जीतते हैं। तो वो लोगों का विश्वास मत मिलता है तभी तो बात होती है। चलिए एक बात सिर्फ छोटी बात, हाँ आपका ब्रेक का टाइम हो, एक छोटी सी बात सिर्फ भाई, आपके पास कोई नीति है क्या? नेता तो नहीं है दिखता है, आपस में एकजुट नहीं है, नीति है क्या? क्या आपके पास नीति है कि हमने किस प्रकार 2.5 करोड़ मकान से बढ़कर कैसे लोगों के सिर पे छत देनी है, हर घर पे नल का कैसे देना है, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम कैसे करना है, हमने किसानों को सम्मान निधि कैसे देनी है, हमने आयुष्मान भारत को कैसे और अच्छा लागू करना है, या आयुष्मान भारत का हम क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं? लोग आपसे एजेंडा पूछते हैं, अल्टरनेटिव एजेंडा पूछते हैं। ठीक है, जिस दिन वो दे लेंगे, नेता तो नहीं है परंतु जिस दिन एक अल्टरनेटिव नीति दे लेंगे उस दिन भी शायद कुछ कल्याण हो जाएगा। तो वो भी नहीं है। ठीक है, नेता भी नहीं है, आप कह रहे नीति भी नहीं है। ठीक है, नेता तो मैंने कहा, मैं स्वयं पुरोहित जी आ रहा हूं मैं, क्योंकि नेता का सवाल तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, और मैंने शर्त तो नहीं लगाई थी, लेकिन मैं अभी शर्त लगा रहा हूं कि मैं आज नहीं, अगर अगले 10 दिन तक भी मैं 1-1 घंटे का प्रोग्राम करूं, विपक्ष के तमाम नेताओं को बुला लूं और उनसे पूछूं कि भाई कोई एक चेहरा है आपके पास, तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, 1 घंटे में भी निकाल पाऊंगा, 10 दिन तक नहीं निकाल पाऊंगा, और शायद विपक्ष भी नहीं निकाल पाएगा, मेरी छोड़िए विपक्ष भी नहीं निकाल पाएगा कि उनके पास कोई एक चेहरा नेता है। लेकिन नीति की बात वो कर रहे हैं, ठीक है, इस पर आऊंगा। इस बीच शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शिवम जी भाई, आपके पास आऊँ उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं आपके पास भी आऊंगा और सारे मेहमानों के पास। क्या विपक्ष के पास नेता तो नहीं है, ये तो साफ है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात हो रही है, तो बेस्ट कई सारा है, उसमें से बेस्ट कौन निकलेगा पता नहीं, लेकिन क्या नीति है, इस पर भी आऊंगा इस ब्रेक के बाद। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का 1-1 रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees.
हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम बात कर रहे हैं अब की बार फॉर्मूला तैयार, क्योंकि नीतीश कुमार निकले हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। इससे पहले भी बहुत बार कोशिशें हो गई हैं। याद दिला दूं आपको 2018-19 में लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू यही प्रण लेकर निकले थे और विपक्ष को एकजुट करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए निकले थे। लेकिन नतीजा क्या रहा वो हम सबको मालूम है। पर क्या इस बार नीतीश कुमार के पास कोई फॉर्मूला तैयार है? जाहिर सी बात है विपक्ष के पास अब तक जो है नेता तो नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नीति क्या है विपक्ष के पास, सरकार को या बीजेपी को हराने के लिए उसके पास आखिर क्या नीति है। इन सब पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो एक बार फिर परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मणिशंकर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, स्वयं पुरोहित जी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, कांग्रेस की तरफ से जो है मणिशंकर जी ने कुछ आंकड़े दिए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे जब झारखंड में मिल के सब लोग लड़े तो बीजेपी का क्या हाल शुरू हुआ था। बंगाल की भी बात हुई, बंगाल का जवाब जो आरपी सिंह जी ने दिया। लेकिन मैं इससे पहले शिवम जी आपके पास आऊँ, एक आंकड़ा मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ दर्शकों को। 2019 का आंकड़ा है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि विपक्षी एकता, तो आज जितनी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, सपा, सीपीएम, सीपीआई, जेएमएम, इनका मैं 2019 का आपको वोट शेयर बता देता हूं। 2019 के लोकसभा चुनावों का वोट शेयर और इनका सीट। कांग्रेस 9.76% पूरे देश भर में, 53 सीटें मिली। टीएमसी 4.24% शेयर, 23 सीटें मिली। जेडीयू 2.95% शेयर, वोट 16 सीटें मिली। बीजेपी के साथ लड़े थे, जब बीजेपी के बिना लड़े तो नीतीश कुमार जी को 2 सीटें मिली थी। एनसीपी 0.92, 5 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी 0.55, 100 में से 3 सीटें मिली थी। सीपीएम 0.55, देश भर में इनका वोट प्रतिशत था, 3 सीटें मिली थी। सीपीआई 0.37% वोट शेयर था, सीटें मिली 2। जेएमएम
0.18% वोट शेयर था, सीटें मिली 1। इन सब पार्टियों को मिलाकर करीब करीब 19% वोट मिला था, देश भर में 19% वोट मिला था, और सब पार्टियों को मिला करके 106 लोकसभा सीटें मिली थी। बीजेपी अकेले अपने दम पर 55.8% और बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें मिली थी। तो इसलिए सवाल ये उठता है, विपक्ष भले ही कह दे कि हमें नेता की जरूरत नहीं है और ये कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का चेहरा था। बीजेपी 303 सीटें मिली और 56% वोट फीसी ले। इसलिए बड़ा जरूरी है आज की तारीख में, विपक्ष समझना चाहे तो समझे, ना समझना चाहे तो विपक्ष की मर्जी है। जब तक आप नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं देंगे, बीजेपी से आप मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरा आकलन है। बाकी विपक्ष के नेता, उनको लगता है कि नहीं ऐसे ही जीत जाएंगे तो ठीक है, 2024 बहुत दूर नहीं है, नतीजे फिर आएंगे और फिर इन्हीं सब नेताओं के साथ हम दोबारा डिबेट भी करेंगे। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आपको लगता है इस विपक्षी एकता की कोशिशें इस बार आपको लगता है गंभीर कोशिशें हैं, कुछ निकल कर आएगा? क्योंकि नीतीश जी तो सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अशोक जी, वो बशीर बद्र का शेर है ना कि भूल शायद बहुत बड़ी कर ली, विपक्ष ने कुर्सी से दोस्ती कर ली। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप करेंगे कैसे? आपने डेटा तमाम दिया, 2019 में इस देश ने देखा, और एक और इस बात पर बड़ी सही से और सटीक बैठती है कि मेरे दादी को अगर मूछें होती तो मैं उनको दादा कहता। ना इन विपक्ष के पास, विपक्षियों के पास नेता होगा, ना चेहरा होगा, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम क्या है कि हर बात में कहते हैं कि हाँ हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन मेरे वाला जो प्रोडक्ट है वो सबसे शानदार है। मतलब यहाँ नीचे 3 प्रवक्ता मेरी लाइन में बैठे हैं, आरपी सिंह जी को अगर मैं छोड़ दूं, आप इनसे एक दूसरे के नेता पर सहमति बनवा लीजिए। टीएमसी वाले से पूछ के देख लीजिए, वालों से अगर वो कह दें कि राहुल गांधी को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करते हैं क्या। जेडीयू वालों से पूछकर देख लीजिए क्या वो राहुल गांधी को एक्सेप्ट करते हैं। कांग्रेस वालों से पूछकर देख लीजिए क्या वो नीतीश कुमार या ममता दीदी को। मसल पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में एक तरफ क्या होता है कि उनको भी एक छोटे से राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, तो दिल्ली की जनता का 60-70 करोड़ रुपया कर सदन बुलाते हैं, अपना जो है वो दिखाते हैं कि मसल पावर और तमाम वो चीजें कि हमारे पास दल बल है, नंबर है, जबकि किसी ने मांगा नहीं था। ऐसा ही अपने अपने राज्यों में अलग तरीके से अपने आप को वनाबी प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं सब लोग, और उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल इसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र है, सबको इस तरह की चीजें करने का अधिकार है, लेकिन उसमें रियलिटी कितनी है। अब एग्जाम्पल पर आते हैं, नीतीश जी की बात कीजिए आप। नीतीश जी बिहार पिछले 18 साल में और टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो गरीबी रेखा में सबसे नीचे है। कुपोषण में आप दूसरे नंबर पर हैं। पटना 55 में से 52वें नंबर पर शहर के तौर पर आता है। ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे आप? 17 साल में मुख्यमंत्री बनकर आपसे बिहार का विकास हुआ नहीं, चले 140 करोड़ का विकास करने। अब आ जाते हैं कांग्रेस पर। इनके तथाकथित अध्यक्ष जो हैं वो महीने में, श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया था कि महीने में अप्रोक्सीमेटली 5 बार विदेश जाते हैं। एक दिन जाते होंगे, एक दिन आते होंगे, 2 दिन भी रुकते होंगे, तो देश में 20 दिन तो रहते नहीं महीने में वो। ऐसे में प्रधानमंत्री बनेंगे? ममता दीदी पर आते हैं, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देख लीजिए क्या हालात आपने किए हुए, और तमाम जगहों पर। अभी तो कल पर तो ममता दीदी कह रही थी कि मैंने 5,000 IITs बना दिए वेस्ट बंगाल ने। आप एक मॉडल दीजिए ना इस देश को। नेता बनता है काम से, काम अगर आपने किया है तो जनता देखती तो एक्नॉलेज करेगी आपको। लेकिन सॉरी, आपके राज्यों के डेटा, आपके तथ्य बताते हैं कि आप अपने राज्यों में भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। जिस नरेंद्र मोदी से आप लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने पहले 12 साल गुजरात को दिखाया, गुजरात को चीजें दी, उसके बाद इस देश ने देखा और देश ने उनको एक्सेप्ट किया। आज आपके पास नहीं तो उस आधार पे तो जेडीयू भी कह रही है ना नीतीश कुमार इतने अनुभवी मुख्यमंत्री है। आरजेडी कहती है नीतीश कुमार सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है देश के। हाँ, अनुभवी हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं। इस देश के हर युवा को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि घटती हुई ताकत 115 सीटों से आज टोटल 43 सीटों पर आने के बाद भी कुर्सी पर कैसे रहना है, इस बात की कला उनमें बहुत शानदार है। लेकिन बिहार के लिए उन्होंने क्या किया, जरा उसका जवाब दे देना। कुर्सी पे रहना नहीं, ठीक है, जनता के लिए क्या भलाई की। ओके शिवम प्रकाश जी, 2-3 सवाल जो उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है मॉडल जो है, जब वो बात कर रहे हैं तो आपके पास बंगाल में ऐसा क्या मॉडल है जो आप शोकेस करना चाहेंगे, एक बात। और दूसरा सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा, मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने तो पूछा था शुरू में जिसका जवाब नहीं आया, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इस तरह से हो सकता है कि ठीक है ममता दीदी, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका नेतृत्व जो है आपने कहा वो सबसे मतलब ताकतवान है, सबसे क्षमतावान है उनका नेतृत्व, लेकिन क्या किसी हालात में राहुल जी का नेतृत्व या शरद पवार जी का नेतृत्व स्वीकार करेगी टीएमसी? क्या देखिए, शरद पवार के लिए तो हम लोगों ने पहले ही कहा था,
शरद पवार जी के लिए अभी राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने राष्ट्रपति सबसे सर, पहले राष्ट्रपति मेहनत- नेतृत्व, बता रहे हैं। राष्ट्रपति तो ये मेरी होता बात है कि सुन भाई लीजिए। आप एक शरद पवार जी को कह दें कि चलो तो- अगर प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं होंगे इसलिए राष्ट्रपति बना दो, ये तो उनका इसलिए दल था तो- सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, तो उनके साथ में रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के विचार कांग्रेस पार्टी करेगी कि उनको अपनी, ये पार्टी विचार करती है। ममता बनर्जी ये नहीं बोल सकती है, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नहीं, पर क्या उनको, पर क्या ममता दीदी को राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार होगा? मिनिमम प्रोग्राम देखिए, अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था नहीं सर, आप उसको जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं, क्या ममता दीदी को राहुल जी का नेतृत्व स्वीकार होगा? देखिए, ये तो समय की बात है, ये बात ये नेतृत्व क्षमता की बात अगर रहेगी कि राहुल गांधी को बनाना है तो त्याग कर करके जरूरत पड़ेगी तो बना भी सकते हैं। तय कर रहे हैं क्या? आप डिबेट के अंदर में सारा हम लोगों से निकाल लेंगे, इसमें तो तय नहीं होना है। नहीं सर, मैं तो तय नहीं करने वाला, लेकिन आप लोगों ने जनता की बात की, तो मैं कह रहा हूं जनता जानना चाहती है। जनता, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जैसे अभी शिवम त्यागी जी, वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता है, उनको अब सर आप पर्सनल आ गए, वो राजनीतिक, सुनिए, नीति की बात कर रहा हूँ। बोलिए। राजनीतिक विश्लेषक जो है, रुकिए विजय जी, आऊंगा आपके पास, एक मिनट, शिवम प्रकाश जी, संजय जी आऊंगा आपके पास, शिवम प्रकाश जी अपनी बात कर ले, संजय जी। देखिए, अभी नीति की बात, नीति की बात ऐसी थी, नहीं नीचे लिख लीजिए, शिवम जी लिख लीजिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलते हैं शिवम जी, आप अच्छा बोलते हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन का बन के बोलेंगे, प्रवक्ता वाली मैं आपको मिठाई भिजवा दूंगा, फिलहाल जवाब आप भारतीय जवाब इतना है कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में देखिए 12 अगस्त 2013 को INS विक्रांत लॉन्च हुआ था। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था आत्मनिर्भर भारत की बात, तो ये आत्मनिर्भर भारत उस समय नहीं था, उस समय भी था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अजय शुक्ला जी कह रहे हैं जो रिटायर्ड अफसर है। ओ सर प्लीज, सर प्लीज ऐसे लोगों का नाम मेरे शो में कम से कम मत लीजिए। मैं अगर उनका कच्चा चिट्ठा खोलने लगूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सर, प्लीज। अच्छा, सच्चाई है कि नहीं है? नहीं सच्चाई, नहीं सच्चाई सर, एक मिनट, नहीं एक मिनट सर, सच्चाई है कि सच्चाई है कि 2002 में इसकी योजना बनी थी। अब बताइए, सच्चाई है 2002 में। मैं इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता कि किसने क्या किया। मैं तो मानता हूं देश के सारे प्रधानमंत्री देश के लिए अच्छा काम करते हैं। आप इस डिबेट में मत जाइए कि किसने क्या किया, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। आप कहना चाहते हैं कि हरित क्रांति देश में नहीं हुई? सर मैं तो कहना, अरे सर शिवम प्रकाश जी, मैं तो कह रहा हूं देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने अच्छा काम किया। मैं तो ये कह रहा हूं देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने अच्छा काम किया, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। आप लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश को तबाह कर दिया, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं सर। नरेंद्र मोदी एक इवेंट मैनेजमेंट का बुलबुला है। हाँ, यही तो बात है, आप लोग, यही तो बात है। मैं तो कह रहा हूँ सारे प्रधानमंत्रियों ने अच्छा किया। हो गया। बोलिए आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। अरे सुनिए सर, गाय तस्करी से फुर्सत मिल गई आपको? अरे गौ माता की तस्करी करने से फुर्सत मिल गई आपको? खजाने खोद लिए आपने सारी। वो पार्थो चटर्जी के यहाँ से जो 50-55 लाख रुपए मिला, वो सेटल हो गया नहीं हो गया? किसका पैसा था वो? इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो अरे सुनो सर, इतना हल्ला नहीं ना। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे दीजिए। शिवम प्रकाश जी आत्मनिर्भर गौ माता की तस्करी में ममता बनर्जी को कितने पैसे मिलते हैं? कट मनी कितना मिलता है बता दीजिए। गौ माता को कटवाने में ममता बनर्जी को कितना कट मिलता था बताएंगे क्या? अमित शाह को कितनी मिलती है? गौ माता को कटवाने में ममता बनर्जी को कितना कट मिलता था? ओके अब सब रुकिए, ओके हो गया, आप सब रुकिए। 1 मिनट, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, 1 मिनट, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा सर, मैंने शिवम प्रकाश जी, 1 मिनट सर रुकिए, 1 मिनट रुकिए सर। मैंने शिवम प्रकाश जी, मैंने कहा मैं तो किसी प्रधानमंत्री के काम पे मैंने उंगली नहीं उठाई थी। मैंने 1 मिनट सर, शिवम प्रकाश जी प्लीज सुनिए। मैंने कहा ये चाहे मनमोहन जी ने भी अच्छा किया या नरेंद्र, मैं तो सबको कह रहा हूं, सब प्रधानमंत्री ने अच्छा, मैं किसी प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं कर रहा। और मैं तो यही कह रहा था कि जब आप लोगों ने कहा कि देश बर्बाद हो गया, आप लोगों ने कहा देश में ये हो गया, तब मैंने कहा कि नहीं देश अच्छा भी कर रहा है। मैंने तो उस कंटेक्स्ट में गिनाया था, भले ही वो अटल जी ने किया हो या मनमोहन जी ने किया हो या नरेंद्र मोदी ने किया हो। लेकिन आप पर्सनल अटैक पर आएगा, उसमें मत जाइए सर, आज विषय वो नहीं है। आपको मौका मिलेगा पर्सनल अटैक का तो आप करिएगा, लेकिन आप पर्सनल अटैक करेंगे तो वो भी जवाब देंगे। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, विपक्ष के पास नीति क्या है उस पर बताइए ना सर।
इनकी नियत और नीति की बात कर रहा हूं कि ये गांधी और सर फिर आप उनकी नियत नीति पर आ गए, फिर मैं आपसे आपकी नियत नीति पूछूं, मैं आपसे पूछूं आपके यहाँ जो नोटों के पहाड़ मिलते हैं उस पर आप जवाब दीजिए। तो वो बहस विषय वो हमारे बहस का विषय है आज, वो हमारे बहस का विषय है आज। मैं अगर आपसे पूछूं नोटों के पहाड़ आपके मंत्रियों के घर से, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं, मेरा आज का विषय वो नहीं है स्वयं प्रकाश जी, मेरा आज का विषय वो नहीं है। मैं आपसे आज का विषय वो नहीं है स्वयं प्रकाश जी, उस पर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। तब मैं इतने विपक्ष के, तब मैं आपको और बीजेपी को अकेले रखकर डिबेट करूंगा लंबी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज के विषय पर पूछ रहा हूं सर। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अभी जो देश का माहौल है, इस माहौल में सर फिर विपक्ष की नीति पूछते हैं। मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूं, आप विपक्ष की नीति बताइए ना। विपक्ष की स्थिति बहुत अच्छी है, विपक्ष पार्टियां सब अपने अपने राज्यों में अच्छा कर रही है और कांग्रेस पार्टी से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा करेगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। यही देश की जनता और विपक्ष की पार्टियां चाहती है, ये हम सब मिलकर के करने के लिए दावा ले रहे हैं। और ये जो 55% वोट शेयर आपने बताया ना, ये हम सबका होगा, ये आप मिला लीजिएगा। मैं आपसे 2024 में बैठूंगा और 55% वोट शेयर हम लोग। मैं अपने प्रोड्यूसर एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया स्वयं प्रकाश जी की इस क्लिप को बचा के रखिएगा। 2024 के जिस दिन नतीजे आएंगे स्वयं प्रकाश जी से मैं डिबेट करूंगा। लेकिन एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट स्वयं प्रकाश जी, एक मिनट मैं अपनी बात कर लूं। मेरे दर्शक भी देखते हैं मेरा प्रोग्राम और मेरे दर्शक जानते हैं मैं जो बात कहता हूं मैं उससे पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने इसी प्रोग्राम में दो टूक में कहा था कि आप देखिएगा गोरखपुर में बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी की जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने उनसे कहा उसके बाद आप प्रोग्राम में आएंगे, बोला मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, आपको चुनौती देता हूं। लेकिन उस दिन के बाद से मैं उनको जब भी फोन करता हूं मेरे प्रोग्राम में आते नहीं, हो दो टूक में आने से मना कर देते हैं। तो स्वयं प्रकाश जी आपसे मेरी सिर्फ इतनी विनती है, 2024 के बाद भागिएगा नहीं। ये मैं क्लिप बचा के रख रहा हूं, 2024 के बाद भागिएगा नहीं, ये क्लिप बचा के रख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 2024 में विपक्ष के पास 55% वोट आएंगे, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो सर इतना रिक्वेस्ट है, भागिएगा मत, बस इतना रिक्वेस्ट है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, फिर उसके बाद कांग्रेस और जेडीयू के पास। आपकी और हमारी ये बात पक्की रही सर, 2024 के बाद हम लोग एक बार फिर बैठेंगे, दो टूक में डन रहा। लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें।
देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ओके, 2 टूक आप देख रहे हैं और समय कम है, जल्दी जल्दी मैं बाकी मेहमानों की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सीधा सीधा मणिशंकर जी, मैं चाहूँगा 30-30 सेकंड में सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मणिशंकर जी, जाहिर सी बात है, एक सवाल बार बार उठता है कि भाई नेता, चलिए ठीक है, नेता का सवाल आप लोग कह रहे हैं वक्त आने पर, नीति, उसी सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। जी सॉरी, सवाल आपने, मैंने सवाल पूछा नहीं सर, सवाल पूछ लूं इजाजत हो तो। एक ही सवाल तो सभी से, मैंने अभी सवाल पूछा नहीं सर। मैं समझ गया, विपक्षी नहीं सर, मैंने वो नहीं पूछा। नेतृत्व कौन देगा? नहीं सर, मैंने नहीं पूछा। नहीं सर, वो सवाल नहीं सर, वो सवाल नहीं पूछ रहा मैं, नेतृत्व कौन देगा वो नहीं पूछ रहा सर। थोड़ा सवाल पूछने की इजाजत दे सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं नेता की बात ही नहीं कर रहा, मुझे पता है नेता पे कोई जवाब नहीं देगा, मैं नीति की बात कर रहा हूं। क्या विकल्प विपक्ष के पास? नेता पे भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। चलिए बोलिए आप सर, चलिए 30 सेकंड आपके नेता पे बोल लीजिए, बोलिए। नहीं, नेता पे नहीं, मैं विपक्षी एकता से मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर विपक्षी सब एक हो रहे हैं तो 30 सेकंड नहीं, 1 लीटर बोल लीजिए दर्द हो रहा है। सर आपने कहा मैं नेता पे बोल रहा हूं, फिर मैंने कहा मैं सवाल पूछ रहा था। सर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन पेपर पढ़ते नहीं, लेकिन आप जवाब पहले लिख देते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं सर?
मैं आप क्या बोलूं? नेता पे जवाब सर दूंगा सर ना। सर ये रामलीला नेता पे मैदान का जवाब मंच दूंगा। नहीं है सर कि आप भाषण देके जाएंगे। मैं तो सवाल पूछ रहा था आपसे, सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा था, समय कम था, लेकिन आपने कहा मैं नेता पे बोलना चाहता हूं, लेकिन आप ना नेता पे बोले, ना नियत पे बोले, ना नीति पे बोले, आप कुछ और ही बोल रहे हैं सर। चलिए सर मणिशंकर जी, समय इतना ही है मेरे पास। चलिए संजय वर्मा जी, संजय वर्मा जी, संजय वर्मा जी, मैं नीति, मेरी बात पूरी करने दें सर आप मैं नेता पे बता रहा हूं। अरे सर जितने मैंने भी नेता हैं, पूछा नहीं सर, या तो आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आप सवाल कर लें, अब उसी का जवाब दूंगा, बताएं। अशोक जी, हम गरीबों का समय मत खत्म कराइए, डिबेट में 30 सेकंड मिलेंगे, ओके उसको भी आप चलिए यहाँ पे जल्दी, ओके ओके ठीक है ओके, बस जल्दी से मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं सर, मैंने पूछा क्या विपक्ष के पास या कांग्रेस के पास नीति क्या है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ उदाहरण के लिए महंगाई का मुद्दा ले लूं, क्योंकि महंगाई ये ठीक है, महंगाई आज है और आप लोग महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप लोगों की जब सरकार आई थी, आप लोगों ने कहा था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे और महंगाई 13% पहुंच गई थी। क्या अब आपके पास फॉर्मूला है कि महंगाई को आप काबू में कर लेंगे? 30 सेकंड में जी। नहीं, फॉर्मूला तो सत्ता की पार्टी के पास होना चाहिए, और जितना लोग आज परेशान हैं उसी फॉर्मूला और उसी जनता के धड़कन को समझने के लिए राहुल जी कल से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। पार्टी तो जोड़ो पहले, जनता के संपर्क में आएंगे। अरे भारत जोड़ो के बाद में पहले पार्टी तो जोड़ो। संजय वर्मा जी, भाई साहब ये ना हो अगली बार डिबेट में आप किसी और पार्टी के साथ बैठे हो। ओके संजय वर्मा जी, संजय वर्मा जी 30 सेकंड में, संजय वर्मा जी 30 सेकंड में आपसे जवाब लेना चाहूंगा। आपको, आप बिहार पर एक सवाल उठा कि बिहार की खुद की हालत खराब है, आप देश को कैसे मॉडल देंगे? संजय वर्मा जी जल्दी से। स्पष्ट देखिए, कुछ भी आपका 2 टूक ये कार्यक्रम है, 2 टूक कार्यक्रम में 2 टूक बात है कि जनता, भारत की जनता का 90% भाग महंगाई से त्रस्त है। महंगाई अकेले इस सरकार को ले डूबेगी, समाप्त कर देगी। बाकी नीतियों की बात इसलिए मतलब जनता हरा दे, उसके बाद हम लोग कर लेंगे जो करना है, नीति कुछ नहीं है। मैंने सिंपल सा पूछा सर, बिहार की हालत बदहाल है, दिक्कत वही है, आप लोग क्वेश्चन देखते नहीं, आंसर देने लगते हैं। 30 सेकंड में भारत की नीति नहीं तय कर जा सकती है। बिहार की जनता को जंगल राज से छूट दिलाओ। ओके ओके चलिए, बिहार की जनता को जंगल राज से छूट दिलाओ। ओके शिवम प्रकाश जी 30 सेकंड में, क्या आपके पास फॉर्मूला? भारत की जनता, देखिए फॉर्मूला एक ही है, ये देश अकेले त्रस्त है। देश के अंदर में गांधी और गोडसे दोनों को मानने वाले नहीं चलेंगे। हाँ, गांधी और गोडसे दोनों को मानने वाले नहीं चलेंगे। ठीक है, ये शिवम जल्दी करने वाले चलेंगे ना, गोडसे को मानने वाले, मैं और शूट कर चुका हूं, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। शिवम जल्दी से 30 सेकंड। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेताओं की आपने नीति पूछी, मैं नीति बता दे रहा हूं एक एक लाइन में। केजरीवाल की नीति ये होने वाली है कि केजरीवाल के शासन में दारू मिलेगी राशन में। ममता बनर्जी की होने वाली है मेरे भाई रोहिंग्या और हरे हरे नोट, यही दिलाएंगे मुझे 2024 में वोट। ओके, लीटर में दूंगा आटा और किलो में बेचूंगा डीजल तेल, जीतूंगा तो मैं ही 24 में, क्योंकि मैं और मेरी माताजी को मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट से बेल, और बिहार को ठगा और अब देश को ठगूंगा। 24 में तो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, ये नीतीश जी। चलिए मतलब ये नीति पूरे विपक्ष की ये है। ओके आरपी सिंह जी चलिए, उन्होंने तो कविता सुना दी, जल्दी से 30 सेकंड में। तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी सुनाते तो अच्छे राजनीतिक विश्लेषक बनते। ओके ओके सर जल्दी से, ओके अगली बार चलिए, ओके ओके अगली बार आरपी सिंह जी 30 सेकंड जल्दी से। मोटी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष मजबूत हो, एक साथ हो, कोई एक नेता हो, एक नीति लेकर आए, अल्टरनेटिव एजेंडा हो तो आए, बहुत स्वागत है। परंतु इनके पास कुछ नहीं, ना नेता है ना नीति है, सिर्फ आपसी ढोल है, एक दूसरे का ढोल एक दूसरे गले में डालते हैं और पीटते हैं। ओके सर, मैं मतलब नेता नीति इन सब पे, लेकिन सबके पास भाषण बहुत बढ़िया है, सबके पास भाषण लच्छेदार है। हालांकि पहले माना जाता था कि भाषण नेताजी देते हैं, प्रवक्ता लोग सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि आज प्रवक्ता लोग भी लच्छेदार भाषण खूब देते हैं, सवालों के जवाब नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 2 टूक में शामिल होने के लिए। आपसे कल मुलाकात होगी 2 टूक में, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।